नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव डिजिटल लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला जिसका नाम है हिंदी अनुवाद, इसके अंतर्गत हम आप सभी के लिए कई लेक्चर्स आयोजित करते आए हैं और उम्मीद करते हैं जो भी लेक्चर्स हमने आयोजित किए हैं और उसके बाद उन्हें यूट्यूब पर अपलोड किया है, इन सभी लेक्चर से आपको ज़रूर लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम अनुवाद इस सीरीज़ को, श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे अनुवाद की परंपरा पर। अपने पहले सेशन में हम बात करेंगे पाश्चात्य अनुवाद की क्या परंपरा रही, क्या परंपरा है, और अपने अगले सेशन में हम भारतीय अनुवाद की परंपरा पर विशेष रूप से वार्तालाप करेंगे। और बताना चाहेंगे कि इस व्याख्यान के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में और निरंतर ये छात्र छात्राओं को प्रेरित कर रहे हैं कि अनुवाद में अपने लिए एक बेहतर भविष्य ढूंढें। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर टंडन, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अनुवाद पाठ्यक्रम को केंद्र में रखकर हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आज हम बातचीत करेंगे अनुवाद की परंपरा पर। और अनुवाद की दो परंपराएं हमें मिलती हैं, एक जिसको हम पाश्चात्य परंपरा के रूप में देखते हैं और एक जिसको हम भारतीय परंपरा के रूप में देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुवाद के प्रयोजन भिन्न भिन्न हैं। हम अनुवाद क्यों कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं और किस प्रकार का अनुवाद कर रहे हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें एक समृद्ध और संपन्न परंपरा, एक सुदीर्घ परंपरा अनुवाद की मिलती है, चाहे वो विदेशों में हम देखें या हम भारत में देखें। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि अनुवाद एक पाश्चात्य अनुशासन है या ये विदेशी देन है। वस्तुतः ऐसा सोचना समुचित नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है और यहाँ बहुत सारे राज्य हैं। राज्यों का जो निर्धारण है, विभाजन है, उसका एक आधार भाषा भी है। हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में वहाँ की जो भाषा है उसके आधार पर हम उस राज्य को पहचानते भी हैं। और इसके अतिरिक्त न केवल यही 29 राज्यों में भाषा की बात हम नहीं करें, इसके अतिरिक्त भी बोलियों की बात करें, उपबोलियों की बात करें, और भाषा के बहुत सारे रूप हैं। हम जैसे मातृभाषा की बात करते हैं, फिर हम संपर्क भाषा की बात करते हैं, फिर हम ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा की बात करते हैं, फिर हम इसी तरह प्रयोजन मूलक हिंदी या फंक्शनल लैंग्वेज, कोई भी भाषा हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, गुजराती मराठी भी हो सकती है। तो ये सारी जो भाषाएं हैं, हम जानते हैं कि राज्यों में कामकाज की व्यवस्था वहाँ की भाषा के आधार पर और उसमें फिर केंद्र सरकार की जो राजभाषा है हिंदी, उसके सहयोग पर और उसकी अनिवार्यता पर, और इसके साथ साथ अंग्रेज़ी की संबद्धता भी रही, क्योंकि आज़ादी के समय हम ये निश्चित नहीं कर पाए थे कि कौन सी भाषा में देश आगे बढ़ेगा। तो हमने केंद्र सरकार की राजभाषा जब हिंदी को घोषित किया तो अंग्रेज़ी को भी एक तरह से हमने को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया। तो भाषाओं के अनेक रूप हैं और उसमें भी फिर हम देखें कि प्रयोग के स्तर पर भाषा के रूप वास्तव में अनेक हो जाते हैं। हिंदी एक अगर है तो एप्लीकेशन के साथ जुड़ते ही उसके अनेक रूप हो जाते हैं। इसको हम पत्र पत्रिकाओं में भी देख सकते हैं, मीडिया में भी देख सकते हैं, शिक्षा में भी देख सकते हैं, और जो अनेक अनुशासन हैं विज्ञान के, तकनीक के या विधि आदि के, उनमें भी देख सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अनुवाद के भी अनेक रूप हमारे पास विद्यमान हैं और उसकी एक लंबी परंपरा है। संस्कृत युग में भारत में बहुत अनुवाद होते थे और संस्कृत से संस्कृत में, आभिजात्य संस्कृत से लोक भाषा में अनुवाद हुए, सरलीकृत हुआ, उनकी व्याख्या हुई, उनकी टीका हुई। इस तरह की परंपरा भी हमारे पास भारत में रही है। तो वह परंपरा आगे बढ़ती चली आई।
संस्कृत से फिर जब वो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के युग में हम देखते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत सारे रचनाओं का, बहुत सारे अनुशासनों के अनुवाद का एक सुदीर्घ आधार प्राप्त होता है। हम बौद्ध साहित्य के अनुवाद में देखें तो एक लंबी परंपरा है। जैन और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आदि में भी अनुवाद की परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे उस दिशा में हम लोग सोच नहीं पाए, विचार नहीं कर पाए या काम नहीं कर पाए। हिंदी में जैसे जैसे अब चीज़ें खोजी जा रही हैं, अनुसंधान हो रहा है, तो वो परंपरा हमें प्राप्त होती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि अनुवाद शब्द का प्रयोग तो भारत में वेदों में, उपनिषदों में हुआ है। कहीं उल्था के रूप में, कहीं तर्जुमा के रूप में, कहीं व्याख्या के रूप में या टीका के रूप में, यहाँ तक कि भाषा करना भी एक अनुवाद का रूप माना गया। मध्यकाल के बहुत सारे कवियों ने ये बात कही है, सोमनाथ या ग्रंथ की भाषा देहु बनाए, कि इस ग्रंथ की भाषा बना दो। तो भाषा बनाने का मतलब है उस समय के जो प्रचलित भाषा है साहित्य की, कविता की, उसमें इसका अंतरण करो। तो संस्कृत से मध्यकाल में बहुत सारे अनुवाद हुए, ब्रजभाषा में, अवधी में। तो हम देख सकते हैं कि एक लंबी परंपरा हमारे पास अनुवाद की है जो आगे बढ़ती है। और आज तो अनुवाद के अनेक रूप हैं, अनेक अनुशासन हैं। तो प्रथम रूप में हम पाश्चात्य परंपरा अनुवाद की क्या रही उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि अनुवाद अगर एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकृत है, मान्य है, तो उसके भी दो रूप हैं। जैसे भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। ऐसे ही अनुवाद के भी दो रूप हैं, एक लिखित अनुवाद और एक मौखिक अनुवाद। जो लिखित अनुवाद है वो पहले से लिखी गई किसी रचना का, किसी सामग्री का, जो किसी एक भाषा में, यानी स्रोत भाषा में कहे गए कथ्य को यथासंभव मूलवत लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की प्रक्रिया, ये अनुवाद की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को यदि मौखिक रूप से भी अपनाया जाए, जैसे एक वक्ता पहले अपनी बात को कह रहा है तो उसके साथ खड़ा हुआ, जिसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं, भाषांतरकार कहते हैं, तत्काल अंतरण करने वाला। और इसका प्रचलन आज के समाज में पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर विचार विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या सम्मेलन आदि, गोष्ठी आदि करते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, तो उसमें इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अलग अलग भाषाभाषी लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं, आवागमन होता है, लेन देन होता है, तो ये अनुवाचक जो है या आशु अनुवादक जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अनुवाद को हम देख सकते हैं कि वह अनुवाद के रूप में लिखित विधा है और तत्काल भाषांतरण या आशु अनुवाद के रूप में मौखिक विधा है। इसे अनुकथन भी कहा जाता है। अनु का मतलब है पीछे। जैसे अनुवाद में अनु शब्द जो है वो पीछे के रूप में प्रयुक्त होता है। और वाद शब्द जो है वो संस्कृत की वद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना। इसका अर्थ है कि कोई बात जो पहले कही गई है स्रोत भाषा में, उस कथन को फिर से लक्ष्य भाषा में कहना, मौखिक या लिखित किसी भी रूप में, वो अनुवाद और अनुवाचन के रूप में हमारे समक्ष आता है। इसलिए ये जो अनुवाद की परंपरा है ये दो रूपों में मिलती है। एक तो इसको हम इंट्रालिंग्वल स्तर पर, यानी अंतः भाषिक स्तर पर, एक ही भाषा से उसी भाषा में अनुवाद की परंपरा। जैसे संस्कृत जो है वो सूत्रों की भाषा है, तो सूत्रों में जो बात कही जाती थी वो गागर में सागर भरने वाली होती है। कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों, उस सूत्र की व्याख्या करने की बड़ी गुंजाइश होती थी। तो उसको फिर जब बाद में उसकी व्याख्या की जाती थी, उस पर विमर्श होता था लंबा, तो वो जो है वो इंट्रालिंग्वल ट्रांसलेशन के रूप में हमारे सामने आता था। और इसका दूसरा एक रूप है जो माने एक देश से दूसरे देश में, एक भाषा से दूसरी भाषा में, इस तरह के अनुवाद की तरफ हम उसे ले जाते हैं। तो उसको हम अंतर्भाषिक ना मानकर वो
अंतर्भाषिक मानकर देखते हैं, यानी वो एक भाषा से उसी भाषा में नहीं, वो किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की परंपरा होती है। तो ये दोनों परंपराएं हमारे यहाँ भी और विदेशों में भी मिलती हैं। तो पाश्चात्य अनुवाद जगत में हम देख सकते हैं कि जिसको हम पहले अनुवाचन कहते थे, वो धीरे धीरे ट्रांसलेशन शब्द के साथ साथ हमारे यहाँ अनुवाद शब्द के रूप में मान्य हुआ, प्रचलित हुआ। हमने जो बहुत सारे पर्याय थे उनमें से अनुवाद को इसलिए चुना क्योंकि अनुवाद शब्द एक टेक्निकल टर्म है, एक पारिभाषिक शब्द है, और अंग्रेजी का जो शब्द है वो ट्रांसलेशन शब्द है। वह जो ट्रांसलेशन है वह ट्रांस जमा लेशन से बना है। ट्रांस का अर्थ होता है पार, यानी उस पार। तो ये जो पार है, ये जैसे ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, जैसे ट्रांस यमुना है, जमुना पार। तो ट्रांसलेशन जो है वह ट्रांस जमा लेशन, लेशन शब्द जो है वो लैटिन की एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है ले जाना। तो कोई चीज़ जो, कोई वस्तु जो इस पार है, उसे उस पार ले जाने की क्रिया। तो इस तरह से ट्रांसलेशन शब्द की तर्ज पर हमने एक तकनीकी शब्द, एक अवधारणात्मक शब्द अनुवाद, इसको चुन लिया। हालांकि अनुवाद शब्द का प्रयोग भी हमारे यहाँ औपनिषदिक वैदिक साहित्य में, सूत्रों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो परंपरा है पाश्चात्य देशों में, यह अनुवाचक से अनुवाद तक चली और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू हो गई। बहुत सारे अनुवाद विदेशों में हुए हैं, उसकी एक लंबी परंपरा है। क्योंकि जब हम विश्व की बात करते हैं तो अनेक देश हैं जहाँ पर अनुवाद को शताब्दियों पहले स्वीकार किया गया और उसका धीरे धीरे क्रमिक विकास भी होता चला गया। तो उस पर हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, उतने विस्तार से चर्चा संभव नहीं है, लेकिन इस परंपरा को हम आंतरिक अनविति के साथ एक बार ज़रूर देख लेना चाहते हैं। पश्चिम में, यानी विदेशों में, अनुवाद की परंपरा वस्तुतः तथ्यात्मक रूप में कब से प्रारंभ हुई, यह कहना उतना सहज और सरल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि सबसे पहले जो एक नाम हमारे सामने आता है वो है रोजेटा स्टोन का। रोजेटा स्टोन का मतलब है एक प्रस्तर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रोजेटा प्रस्तर के रूप में अनुवाद का पहला प्रमाण हमें मिलता है। यह अलेक्जेंड्रिया से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक रोजेटा नाम का एक स्थान है। उस रोजेटा स्थान पर लगे हुए एक पत्थर के ऊपर हम इसके चिन्ह जो हैं वो प्राप्त करते हैं या देख सकते हैं। तो उससे, यानी ये लगभग अगर समय के हिसाब से देखें तो ईसा पूर्व जो दूसरी शताब्दी है, ये तब का प्रमाण इसके माध्यम से हमें मिलता है। तो ये एक प्रस्तर है, यानी स्टोन है, जो एक स्थान विशेष पर लगा हुआ है और इस पर मिस्र की और ग्रीक भाषा, यानी यूनानी भाषा में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो अनुवाद के प्रारंभिक रूप का परिचय हमें देता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में असीरिया का राजा, जिसको हम सरगान के नाम से जानते हैं, उसने अपने राज्य की घोषणाएं की और वो अनेक भाषाओं में उसका प्रयोग करते हुए घोषणाओं को उसने प्रस्तुत किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह घोषणाएं मूल रूप से असीरियाई भाषा में थीं और फिर बाद में उनका भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद कराया गया, ताकि अलग अलग तरह की कम्युनिटी या समुदाय के लोगों तक उनकी भाषा में वो घोषणाएं पहुंच सकें। इस बात को हम देख सकते हैं कि हम्मुराबी राजा के शासनकाल में, इसके बाद हम देखें हम्मुराबी नाम के राजा के शासनकाल में बेबीलोना एक नगर है, जिस स्थान का नाम हम बेबीलोना के रूप में जानते हैं, जिसको बेबीलोन भी कहते हैं। राजा ने अपने यहाँ पर बहुत सारे लेखकों को, रचनाकारों को, सृजनधर्मियों को एक तरह से नियुक्त किया। हमारे यहाँ जैसे मध्यकाल में हम देख सकते हैं कि दरबारों में कलाएं प्रश्रय में, राजाश्रय में चली गई थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और बड़े बड़े रचनाकार, तानसेन भी वहीं थे, रहीम भी वहीं थे, टोडरमल भी वहीं थे। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि राजा
विदेशों में भी लेखकों को, रचनाकारों को नियुक्त करते थे और वो लेखक राजाज्ञा का, यानी राजाओं की जो अलग अलग समय समय पर आज्ञाएं होती हैं, उन आज्ञाओं का अलग अलग भाषाओं में अपेक्षा अनुसार, क्योंकि अगर एक राज्य में, एक देश में मल्टीलिंगुअल समुदाय है, समाज है, तो उनको उनकी भाषा में उन आदेशों को, राजाज्ञा को पहुंचाया जाए। तो इस प्रक्रिया के लिए वो अनुवाद करते थे। ये सभी लोग इसके लिए, जैसे हम एक रेफरेंस डिक्शनरी की बात करते हैं, तो इस तरह की रेफरेंस डिक्शनरीज़ को भी तैयार करते थे। तो ये जो लेखक थे, रचनाकार थे, जो राजाश्रय में विद्यमान रहते थे, वो इस तरह के संदर्भ कोशों का, डिक्शनरीज़ का, ग्लॉसरीज़ का भी निर्माण करते थे। तो ईसा पूर्व 400 से पहले यहूदियों में जो धर्म आदि संबंधी, धर्म प्रचार आदि को लेकर जो उपदेश दिए जाते थे, उनका हिब्रू भाषा में अच्छी तरह से अनुवाद किया जाता था, ताकि जो हिब्रू वाचक के पाठक हैं उन तक वो चीज़ें उनकी भाषा में सहजता के साथ पहुंच सकें। तो ये जो किए गए इस तरह के व्याख्यात्मक अनुवाद थे, उनका अपना एक विशिष्ट प्रयोजन था। उस प्रयोजन के तहत इस तरह के, भले ही वो राजाज्ञा के कारण हो रहे थे या स्वेच्छा के कारण हो रहे थे, जनहित और लोकहित के कारण हो रहे थे, लेकिन ये परंपरा हो रही थी, चल रही थी और इससे कहीं ना कहीं समय सापेक्ष जो अपेक्षाएं थी उनकी पूर्ति की जा रही थी। इसके बाद हमें ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें बाइबल के अनुवाद की एक सशक्त परंपरा मिलती है। ये जो बाइबल का हिब्रू संस्करण था, इसका सबसे पहला अनुवाद ग्रीक भाषा में हुआ था। इस तरह के प्रमाण और उल्लेख मिलते हैं। इस अनुवाद को अगर हम माने टाइटल की या शीर्षक की दृष्टि से देखें तो सेप्त आगिन्नत के नाम से जाना जाता है। यानी लगभग 70 अनुवादक मिलकर एक समूह के साथ सामूहिक रूप से यह अनुवाद का कार्य हुआ। इन्होंने 70 दिनों में इस बड़े परियोजना कार्य को, यानी बाइबल के ट्रांसलेशन को संपन्न किया और शायद इसीलिए इसका नाम सेप्त आगिन्त, यानी सेप्त का मतलब यहाँ आगिन्त का मतलब 70 है। तो 70 दिन में 70 अनुवादकों ने मिलकर ये अनुवाद किया था। लैटिन में भी बाइबल भाषा के फिर अनुवाद हुए। बाइबल के अनुवादों की एक सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है, बल्कि बाइबल के ट्रांसलेशन जो अर्थ के अनर्थ हुए और समुचित अनुवाद नहीं हो पाए, उसी ज़माने में ये अनुवाद संबंधी एक उक्ति भी सामने आई, जिसमें यह भी कहा गया कि ट्रांसलेशन इज़ ए सिन, अनुवाद पाप है। क्यों? क्योंकि जो अनुवादक थे उन्होंने अनुवाद करते हुए उस बाइबल के मूल कथ्य के साथ छेड़छाड़ की, या जैसा होना चाहिए था अर्थ का अनर्थ कर दिया, वैसा अनुवाद नहीं किया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो जो धर्माचारी थे उनकी दृष्टि में ये एक पाप कर्म था। तो इस तरह से वो एक उक्ति अनुवाद के संदर्भ में वहीं से प्रचलित हुई थी। और लैटिन में साहित्य की अनेक रचनाओं के अनुवाद की एक सुदीर्घ परंपरा मिलती है। ये परंपरा बाइबल के अनुवाद से फिर आगे बढ़ी और फिर अन्य साहित्यिक रचनाएं, कविता की या गद्य भाषा की, उनके अनुवाद की भी एक सशक्त परंपरा हमें मिलती है। और ग्रीक उस समय की एक बहुत समृद्ध भाषा थी, संपन्न भाषा थी और विश्व ज्ञान को आत्मसात करने वाली भाषा के रूप में उस ज़माने में जाना जाता था। तो ग्रीक में ज़्यादा अनुवाद हम देख सकते हैं हुए हैं और उसकी एक लंबी परंपरा मिलती है। इसलिए 240 ईसा पूर्व में होमर के ग्रीक महाकाव्य ओडेसी के ट्रांसलेशन का भी हमें प्रमाण मिलता है और वो पोइट्री ट्रांसलेशन, पद्यानुवाद भी हमें उसका देखने को मिलता है, जिसको हम लिवियस एंडोनिकस के रूप में देख सकते हैं। सिसरो ने प्लेटो जो एक दार्शनिक है बहुत बड़ा यूनान का, उसकी रचनाओं के अनुवाद भी लैटिन भाषा में किए थे और वो अनुवाद भी हमें प्राप्त होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अनुवादों में उस समय
जो रूप उभर कर सामने आता है वो दरअसल आज हम जिस अनुवाद की दुहाई देते हैं या पक्षधरता की बात करते हैं वह है भावानुवाद, जिसको हम कंसेप्चुअल ट्रांसलेशन के रूप में देखते हैं और वो श्रेष्ठ अनुवाद के रूप में स्वीकार होता है। लेकिन उस ज़माने में जो अनुवाद हुए थे वो भावों के अनुवाद को उतनी तवज्जो, उतना स्थान नहीं दिया जा रहा था, बल्कि शाब्दिक अनुवाद या शब्द प्रतिशब्द अनुवाद की परंपरा ज़्यादा प्रबल थी। इसलिए वो अनुवाद प्रश्न चिन्हित भी होते रहे और उन पर बहुत तरह तरह के आरोप भी लगते रहे। अनुवादकों को भी उसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हम और आगे बढ़ें तो पाश्चात्य में न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद हमें सेंट जोरोम के माध्यम से किया गया अनुवाद है, उसकी जानकारी मिलती है। यह अगर हम समय की दृष्टि से बात करें तो सन 384 के आसपास यानी रॉल डेमासस का अनुवाद में शाब्दिक अनुवाद के स्थान पर इस अनुवाद में भावानुवाद, इसकी परंपरा की शुरुआत देखने को मिलती है। तो जहाँ शब्दानुवाद, शब्द प्रतिशब्द अनुवाद की एक परंपरा थी, उससे धीरे धीरे भाव के अनुवाद की तरफ अग्रसर होने के उल्लेख भी मिलते हैं। ये जिसको हम कहते हैं सेंस फॉर सेंस, नॉट वर्ड फॉर वर्ड, शब्द प्रति शब्द नहीं, सेंस के यानी भाव के प्रति भाव अनुवाद, इस तरह की एक परंपरा की शुरुआत हुई और ये इसका स्वागत हुआ और धीरे धीरे अनुवाद लोक में एक अपनी जगह बनाने लगा, उसकी स्वीकृति होने लगी। सेंट जोराम का जो अनुवाद था वह एक क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन के रूप में, उसे एक रचनात्मक अवदान के रूप में स्वीकार किया गया और अनुवादकों के पुरोधा के रूप में, अनुवादकों के नेता के रूप में फिर इनकी पहचान बनती चली गई। इस तरह हम देख सकते हैं कि बाइबल के जो अनुवाद थे वो विश्व की अनेक भाषाओं में, न केवल लैटिन में बल्कि अन्य अनेक भाषाओं में उसकी एक मजबूत परंपरा आगे बढ़ने लगी और बाइबल एक लोकप्रिय ग्रंथ के रूप में विश्व में पहुंचने लगा। मध्य युग तक आते आते पश्चिम यूरोप में पेनरेवल बेदे नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जॉन के जो बड़े रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं, जॉन के गॉस्पेल शीर्षक रचना का अनुवाद किया और सन 735 के आसपास इस अनुवाद के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह धार्मिक निबंधों के, धार्मिक साहित्य के या धार्मिक रचनाओं के अनुवाद की एक परंपरा हमें पाश्चात्य देशों में प्रारंभ में मिलती है और धीरे धीरे ऐसे धर्मपरक वैचारिक निबंधों के अनुवाद की परंपरा भी वहाँ पर तेजी से आगे बढ़ने लगी। ग्रीक और लैटिन के अलावा अरबी भाषा में भी इस तरह के अनुवादों की एक सशक्त परंपरा विदेशों में, पाश्चात्य देशों में हमें देखने को मिलने लगी। इसके बाद हम अगर चलें तो जिसको हम रेनेसां के रूप में या पुनर्जागरण काल के रूप में जानते हैं, उसमें भी अनुवादों का विकास हुआ, अनुवाद हुए, अनुवादकारों को लोक स्वीकृति मिलती चली गई। इस जो काल को या अवधि को हम अनुवाद का स्वर्णिम युग भी कहते रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि बहुत से धार्मिक ग्रंथों के अलावा अब जन रुचि के विषयों की ओर अनुवादकों का रुझान बनने लगा। जैसी जैसी अपेक्षा भाषा जगत में, साहित्य जगत में, अनुवाद जगत में लोगों की होने लगी, पाठकों की होने लगी, उस तरह के अनुवादों का एक प्रचलन प्रारंभ हो गया। रोम में ग्रीक भाषा से ही बहुत सारे अनुवाद किए गए और इस काल के उल्लेखनीय नामों में अगर मैं कहूँ तो मार्टिन लूथर का नाम बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने 1522 में न्यू टेस्टामेंट का जर्मन भाषा में बहुत ही लोकप्रिय अनुवाद किया। न्यू टेस्टामेंट बहुत बड़ी चर्चित रचना है, उसका जर्मनी में अनुवाद हुआ और उस अनुवाद संबंधी जो एक थियोरेटिकल जो चिंतन है, जिसको हम सैद्धांतिक चिंतन कह सकते हैं, वो सैद्धांतिक चिंतन भी इस न्यू टेस्टामेंट के माध्यम से हमारे सामने आया। यानी अनुवादक ने अनुवाद करते हुए क्या प्रक्रिया अपनाई, क्यों अपनाई, किन किन बातों का ध्यान रखा और अनुवाद करते हुए उसने सैद्धांतिक रूप से जो एक रूपरेखा या आउटलाइन बनाई थी वो क्या थी, उनका प्रतिपादन भी इस रचना के माध्यम से हमारे सामने आया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अनुवाद अनुशासन के चिंतन पर जो विचार हुआ
वो इस रचना में बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। और मार्टिन लूथर के अनुवाद संबंधी सिद्धांतों को फिर आगे चलकर हमने देखा कि जर्मन में और अंग्रेज़ी अनुवादकों में, यानी इंग्लैंड में, वहाँ के जो अनुवादक थे उन्होंने मार्टिन लूथर के इस सैद्धांतिक चिंतन को, अनुवाद संबंधी चिंतन को स्वीकार किया और उसके आधार पर अनुवाद करने की एक मजबूत परंपरा जर्मन और इंग्लैंड में भी चल निकली। इस तरह से हम देखते हैं कि दोले ने अनुवाद को एक युद्ध स्तर पर प्रगति दी, गति दी और अनुवाद पर एक बहुत ही चिंतनपरक लेख भी लिखा, जिससे अनुवादकों को मार्गदर्शन मिला। हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने बेबाक विचारों से, बेबाक वाणी से अनुवादक के रूप में ये जो अनुवादकों को जिन विरोधों का सामना करना पड़ रहा था उनका प्रतिरोध किया और यह बताया कि ये जो आरोप लगे हैं कि ट्रांसलेशन इज़ ए सिन या ट्रांसलेटर इज़ ए ट्रेटर, ऐसी जो उक्तियां अनुवाद और अनुवादकों के विरुद्ध चल रही थी, उन सारे आरोपों को उन्होंने अस्वीकार किया, उनका विरोध किया और यह सिद्ध किया कि अनुवाद एक स्वागत योग्य विधा और अनुशासन है। यदि अनुवादक ठीक हो तो अनुवाद बहुत अच्छा हो सकता है, होना चाहिए। हमें अनुवाद की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर, हमें अनुवाद की प्रक्रिया पर, उसकी प्रविधि पर विधिवत विचार करना चाहिए और फिर अनुवाद करने चाहिए। तो दोले खुद भी एक अच्छे अनुवादक के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने अपनी एक जगह बनाई और साहित्य के मर्मज्ञ के रूप में भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी। इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने जो सैद्धांतिक चिंतन अनुवाद करते हुए जिस पर प्रकाश डाला, उनमें 2-4 बातें मुख्य रूप से अंडरलाइन की, रेखांकित की। अनुवादक का पहली बात उन्होंने कही कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इन दोनों पर आधिकारिक ज्ञान अपेक्षित है। यदि आधिकारिक ज्ञान नहीं है तो अनुवाद ठीक से नहीं हो पाएगा। अनुवादक को मूल रचनाकार और उसकी रचना के कथ्य, जो भी उसमें कंटेंट है, सामग्री है, उस कथ्य को गंभीरता के साथ आत्मसात पहले करना चाहिए। समझ ले, बोधगम्य बनाए, आत्मसात करे, फिर उसका अनुवाद करे। यानी विधिवत उसका वाचन करे, वाचन करके उसे आत्मसात करे, फिर अनुवाद की प्रक्रिया से जुड़े। शब्द प्रति शब्द अनुवाद यथासंभव नहीं करना चाहिए और हमें भावानुवाद पर बल देना चाहिए, क्योंकि कथ्य की आत्मा यदि अनुवाद में जीवित नहीं रहेगी तो अनुवाद का उद्देश्य जो है वो विफल हो जाएगा। इसकी तरफ भी उन्होंने संकेत किया। इसी तरह अनुवाद में यथासंभव बोधगम्य भाषा हो, सहज हो, सरल हो और बोधगम्य हो, यानी जो भी उसे पढ़े वो उसका मूल जैसा आनंद प्राप्त कर सके। वो उसके लिए फिर से कोश देखने, डिक्शनरी देखने की स्थिति ना हो। अगर ऐसा होगा तो अनुवाद उस तरह से सफल नहीं माना जाएगा। और एक अंतिम बात उन्होंने और कही कि जब वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड जब होता है, यानी शब्द का जब चयन करता है अनुवादक, तो वह यथासंभव लक्ष्य भाषा के उस प्रकार के शब्द का चयन करे जो स्रोत भाषा के कथ्य को उसी रूप में, किंतु बोधगम्य रूप में पाठकों तक पहुंचा सके। यानी बहुत क्लिष्ट या बहुत दुरूह या बहुत अपरिचित जैसे शब्दों का प्रयोग न करे। अगर ऐसा करता है तो अनुवाद की पठनीयता पर थोड़ी कठिनाई आ जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक लंबी परंपरा अनुवाद की हमें देखने को मिलती है। फिर अंग्रेज़ी साहित्य में, अंग्रेज़ों में भी अनुवाद की ये परंपरा आगे बढ़ती है। इंग्लैंड में भी हम इस परंपरा को देख सकते हैं। 21वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और फिर उसके बाद ये परंपरा आगे चलते चलते 16वीं शताब्दी तक बहुत सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इसमें अगर हम अनुवादकों की बात करेंगे तो बहुत सारे अनुवादक हैं, लेकिन न्यू टेस्टामेंट का, बाइबल का और इसी तरह से हिब्रू में, ग्रीक में, लैटिन में जो अनुवाद हुए थे वो धीरे धीरे फिर इंग्लैंड में भी अनुवाद के रूप में आगे बढ़ने लगे। 1604 तक आते आते जेम्स ने 47 अनुवादकों की, बाइबल के अनुवाद करने वालों की एक सूची भी बनाई, उनको प्राधिकृत किया, अधिकृत किया और ये अनुवाद 1611 तक संपन्न भी हुए। अंग्रेज़ी में बाइबल के अलावा अब्राहम काउले का
फिर ग्रीक कवि पिंडर के ओडस का, और इस तरह से कुछ फ्रीडम लेकर, स्वच्छंदता लेकर अनुवाद की एक परंपरा भी चल निकली। जॉन डेनहम के अनुवाद का और उनके अनुवादक रूप में काम करने का उल्लेख भी हमें मिलता है। जॉन ड्राइडन का एक बड़ा नाम है इंग्लैंड में, और स्वच्छंदता के विरुद्ध रहकर इन्होंने कहा कि अनुवाद में लिबर्टी की छूट की अनुमति नहीं है। तो इनके भी अपने सिद्धांत बने, जिसमें शब्दानुवाद, भावानुवाद, अनुकरण आदि की चर्चा इन्होंने की। और ये परंपरा आगे बढ़कर फिर अलेक्जेंडर पोप तक पहुंची, और अलेक्जेंडर पोप के यहाँ भी अनुवाद करने का एक लंबा इतिहास हमारे समक्ष आया। और उसके बाद टिटलर की बात हम करते हैं, फिर फिट्जजेराल्ड की बात हम करते हैं। हम देखें कि 20वीं शताब्दी तक आते आते इंग्लैंड में और दूसरे अन्य देशों में अनुवाद एक सशक्त विधा के रूप में, एक मजबूत अनुशासन के रूप में, और फिर ज्ञान विज्ञान, फिर साहित्य, फिर समसामयिक विषय, इन पर भी अनुवाद होने लगा। तो यह अनुवाद की एक बड़ी सशक्त परंपरा हमें पाश्चात्य देशों में मिलती है। और अब तो हम जानते हैं कि विश्व में युद्ध स्तर पर अनुवाद को अपनाया गया। अब देश विदेश की और अपने देश की बहुत सारी भाषाओं से रचनाकारों के अनुवाद की एक परंपरा मजबूत रूप में अब चल रही है, और इसका विश्व में स्वागत हो रहा है। तो मित्रों, अनुवाद एक लंबी यात्रा के बाद हम देखें शताब्दियों से चलता हुआ, और आज एक अपनी अलग पहचान बना चुका है। तो आज हम इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, और आगे हम फिर भारतीय परंपरा पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पर नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। अनुवाद की परंपरा, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद की भारतीय परंपरा पर। हमने पाश्चात्य परंपरा पर चर्चा की और ये देखा कि कहाँ से अनुवाद प्रारंभ हुआ, और फिर उसका स्वरूप क्या था, कहाँ शब्द प्रतिशब्द अनुवाद से चलते चलते वह भावानुवाद तक कैसे पहुँचा, उसकी लोक स्वीकृति कैसे बनी, और साहित्यिक अनुवाद, धर्म की रचनाओं का अनुवाद, इसकी एक सशक्त परंपरा हमारे पास विश्व में मिलती है। और फिर वो धार्मिक रचनाओं के अनुवाद से धीरे धीरे साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद की तरफ उन्मुख हुए। फिर वैचारिक और समसामयिक या समकालीन विषयों पर जो चिंतनपरक रचनाएं हैं, उन पर अनुवाद की परंपरा हमें देखने को मिली। और फिर निबंधों की रचनाओं को अनुवाद किया जाने लगा, और फिर धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समकालीन और समसामयिक वैश्विक बोध के रूप में पुस्तकों के सामग्री के अनुवाद की एक परंपरा। और अब तो पाश्चात्य देशों में अनुवाद एक स्वतंत्र अनुशासन है, और यहाँ तक है कि अनुवाद पर, अनुदित कार्य पर अब शोधोपाधि तक दी जाने लगी है। एक ज़माने में अनुवाद को बहुत ही हे दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था, और ये वैश्विक स्तर पर इस तरह के प्रमाण हमें मिलते हैं। कभी उसे पाप कहा जाता था, ट्रांसलेशन इज ए सिन, कभी
ट्रांसलेटर इज ए ट्रेटर ऐसी उक्ति कही जाती थी, कभी एक असफल साहित्यकार अनुवादक हो जाता है, इस तरह की उक्तियां भी कही जाती थीं। तो ये तरह तरह की जो पक्ष विपक्ष के मत हैं, लेकिन धीरे धीरे अनुवाद ने और अनुवादकों ने अपने श्रम से, अपनी साधना से अपना एक स्थान निर्धारित कर लिया, सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित कर ली और रचनाकारों के मन में ये भाव भी पैदा कर दिया कि अनुवादक के बिना उनकी रचना को और उन्हें अन्य भाषा भाषी समुदाय में, अन्य देशों में लोग नहीं जान पाएंगे। इसलिए यदि वो अपने कथ्य का, अपनी कथा वस्तु का, अपने विचारों का, अपने भावों का और अपनी आत्मा का यदि वो विस्तार करना चाहते हैं तो अनुवाद को हमें समादृत दृष्टि से देखना होगा और अनुवादकों को उनका जो अभीष्ट महत्व है उसे स्वीकार करना होगा। क्योंकि प्रारंभ में मूल रचनाकारों के मन में ये बात थी कि उनकी रचना पर उनके नाम के अतिरिक्त, लेखक वो हैं, रचनाकार वो हैं, तो उनके नाम के अतिरिक्त किसी और का नाम नहीं जाना चाहिए। इसलिए अनुवादक को प्रारंभ में एक जो क्रेडिट मिलता है नाम का, वो भी नहीं मिलता था। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अनुवादक की जो अकाउंटेबिलिटी थी, जो जिम्मेदारी थी, वो खत्म हो गई और वो उससे मुक्त हो गया। इसलिए अनुवाद बहुत अच्छे भी नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जब आपको क्रेडिट ही नहीं मिल रहा और जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी नहीं है, तो आप तो अनुवाद करके अपना वांछित धन लेके मुक्त हो गए। इसलिए धीरे धीरे अनुवाद में, अनुवाद जगत में क्रेडिट मिलने लगा अनुवादक को और उसका नाम रचना पर जाने लगा। तो उसके मन में भी ये एक दायित्व बोध आया, एक गंभीरता आई कि यदि अच्छा अनुवाद होगा तो प्रशंसा मिलेगी, यदि बुरा अनुवाद होगा, अच्छा नहीं होगा तो निंदा भी मिलेगी और अनुवाद करने वालों की दुनिया में उसकी स्वीकृति नहीं होगी। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत हुई और धीरे धीरे अनुवादकों का नाम रचनाओं पर जाने लगा। जैसा हम जानते हैं कि भारतीय जगत में, ये तो बहुभाषा भाषी देश है और हम तो अक्सर ये कहते हैं कि यदि बोलो तो पहले तोलो, यदि लिखो तो एक नहीं, दो नहीं, 4 बार सोच लो कि क्या लिखने जा रहे हैं। क्योंकि जो लिख दिया वो दस्तावेज़ है और दस्तावेज़ जो होता है उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए लिखने से पहले और बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो इसका मतलब है बोलने से पहले जब हम सोचते हैं तो वो जो सोचने की भाषा है वो स्रोत भाषा है और जब हम उसे अभिव्यक्त करते हैं मौखिक या लिखित रूप में, वो लक्ष्य भाषा है। और ठीक इसी तरह हम संपर्क में, संवाद में जब किसी से बात करते हैं तो एक विन्यास वाक्य का, एक चयन शब्दों का हमारे मनोमस्तिष्क में चलता है, हमें किससे क्या बात करनी है। तो एक अनायास, भले ही हमें लग रहा है कि हम प्रयास नहीं कर रहे, सायास नहीं हो रहा, लेकिन वो प्रक्रिया शब्द चयन की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणिक व्यवस्था की, वो हमारे मनोमस्तिष्क में चल रही होती है और अभिव्यक्ति तक आते आते वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और इस तरह हम मौखिक या लिखित रूप में जो भी कहते या लिखते हैं वो हमारे सोचे हुए मूल का प्रतिरूप होता है या उनका अनुदित रूप होता है। तो सच बात यही है, अगर हम इसको एक बच्चे के रूप में प्रारंभ से ही भाषा के साथ जोड़कर देखें तो भी हमें, तो भारत में जो कि बहुभाषा भाषी देश है, जहाँ पर सैकड़ों भाषाएं, बोलियाँ, उपबोलियाँ आज भी बोली जाती हैं, उस देश में अनुवाद के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। और हम जब बहुभाषा भाषी समुदाय के साथ परस्पर संवाद करते हैं, यानी एक तमिल भाषी एक मराठी भाषी की भाषा को नहीं जानता और मराठी भाषी तमिल को नहीं जानता, लेकिन दोनों में फिर भी एक संवाद होता है, दोनों में बातचीत होती है। तो ये दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते लेकिन फिर भी बात हो रही है। तो एक बीच की भाषा जिसको हम लिंक लैंग्वेज कहते हैं, वो भी इन दोनों को जोड़ती है। तो लिंक लैंग्वेज का भी हमारे यहाँ संविधान में उसका उल्लेख है, उसका प्रावधान भी है। तो ये जो संपर्क भाषा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए दोनों भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को भी इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन से जुड़ना पड़ता है। तो अनुवाद की ये परंपरा भारतीय समाज में या उन देशों में
जहाँ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, ये परंपरा वहाँ भी विद्यमान रहती है। इसके बिना यह वैचारिक विनिमय संभव ही नहीं हो सकता। इस तरह मित्रों, परंपरा की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ संस्कृत से लेकर फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश में, उसमें भी फिर हम जैन साहित्य में, नाथ सिद्ध साहित्य में हम देख सकते हैं, बौद्ध साहित्य में अनुवाद और अनुदित रचनाओं का अथाह भंडार है। तब भी था और आज उन पर काम हो रहा है। बहुत सारी रचनाएं खोजी जा रही हैं, उनके ट्रांसलेशन किए जा रहे हैं ताकि जन सामान्य के पास वो पहुँचें। तो धार्मिक साहित्य के अनुवाद की परंपरा हमारे यहाँ भी विद्यमान थी। इसी तरह ज्ञान विज्ञान के और साहित्य आदि की रचनाओं के अनुवाद की परंपरा भी संस्कृत में विद्यमान थी। आभिजात्य संस्कृत से हिंदी में, आभिजात्य संस्कृत से सरल संस्कृत में, लोक संस्कृत में अनुवाद की परंपरा थी और फिर उनका हिंदी में अनुवाद करने की परंपरा भी हिंदी जगत में आते ही शुरू हुई। 10वीं शताब्दी के बाद हम देख सकते हैं कि जो हिंदी का आदिकाल है, वहाँ पर धीरे धीरे हम अपभ्रंश से, पाली से, प्राकृत से हिंदी की ओर उन्मुख होने लगे। उसमें फिर हमारी जो अन्य भाषाएं हैं, हिंदी इतर भारतीय भाषाएं हैं, मैथिली है, भोजपुरी है, या अवधी है, या ब्रज भाषा आदि है, इनका जब प्रचलन होने लगा और ये साहित्य की भाषाएं बनने लगी, तो इन भाषाओं में उन संस्कृत रचनाओं के, चाहे वो शास्त्रीय रचनाएं हों, संस्कृत का पूरा काव्य शास्त्र उत्तर मध्यकाल के कवियों ने अनुवाद करके डाल दिया। चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, ध्वनि हो, वक्रोक्ति हो, या काव्य के अन्य अंगों की बात करें, अलंकारों की बात करें, छंदों की बात करें, शब्द शक्तियों की बात करें और नायक नायिका भेद की बात करें, ये सारा जो संस्कृत का शास्त्र है, इसको हिंदी में ब्रज भाषा में अनुवाद करके डाला। प्रयोजन कुछ भी हो, लेकिन अनुवाद किया। यही नहीं, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, प्रकृति का, चिकित्सा का, न जाने कितने प्रकार के अनुशासनों का अनुवाद हिंदी में ब्रज भाषा में ये जो मध्यकाल के कवि हैं इन्होंने किया। और नीति शास्त्र तो भरा हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, तुलसीदास करते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, तो एकदम उसी तरह का अनुवाद है। और तुलसी ने तो कहा है, नाना पुराण निगम आगम, मैंने तो दुनिया भर के ग्रंथों का अध्ययन किया है और वहाँ से जो मुझे कुछ सार्थक लगा है, उपयोगी लगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तो वो तो इसे बड़े गर्व के साथ स्वीकार भी करते हैं। रहीम ने बहुत अनुवाद किया है मध्यकाल में, सोमनाथ ने बहुत अनुवाद किया है। सोमनाथ रीतिकाल के आचार्य कवि हैं, वो तो कहते ही हैं सोमनाथ या ग्रंथ की भाषा देव बनाए राजा आश्रयदाता, उनको कह रहे हैं कि इस ग्रंथ की तो युद्ध नीति का ग्रंथ, इस पर भी सैन्य सज्जा कैसे हो, इस पर भी अनुदित हुए। और फिर रामायण का, अध्यात्म रामायण का, फिर पौराणिक साहित्य का, वैदिक साहित्य का, और इन सब के साथ साथ हम देख सकते हैं कि अन्य हमारे जो क्लासिक्स हैं, जिनको हम कालजयी रचनाओं के रूप में देखते हैं, उनका अनुवाद भी मध्यकाल के कवियों ने खूब किया है, कहीं आंशिक और कहीं पूरा। तो ये जो परंपरा अनुवाद की है, ये भारत में भी बहुत मजबूत परंपरा रही है। मित्रों, यह कहना कि यह विशुद्ध पाश्चात्य विधा है या अनुशासन है, यह शायद इस विधा के साथ और भारतीय चिंतन परंपरा के साथ न्याय नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि सीधे अनुवाद पर भले ही हमारे यहाँ सैद्धांतिक विवेचन की पुरानी परंपरा ना हो, डायरेक्ट ट्रांसलेशन पर, लेकिन जो हमारे लिंग्विस्ट थे, भाषाविद थे, जो हमारे वैयाकरण थे, जो व्याकरण का सृजन कर रहे थे और जिन्होंने भाषा चिंतन किया, ऐसे लोगों ने जब जब शास्त्र का और भाषा के सैद्धांतिक आधार का विवेचन किया, प्रकारांतर से उसमें अनुवाद भी आया। जैसे अनुवाद का, हम काव्य के प्रयोजन की बात करते हैं तो अनुवाद का भी एक प्रयोजन है। हम काव्य के स्वरूप की बात करते हैं तो अनुवाद का भी एक स्वरूप है। हम काव्य की आत्मा की बात करते हैं तो अनुवाद की भी एक आत्मा है। भाई, अनुवाद में क्या रहना चाहिए ताकि हम माने कि वो जीवंत है, तो उसकी जीवंतता के लिए उसकी आत्मा के रूप में हम किसे स्वीकृति देंगे, उसके भाव को स्वीकृति देते हैं। तो ये जो मूल जो चिंतन है, वो भले ही प्रकारांतर से कविता के विषय में, साहित्य के विषय में, भाषा के विषय में या व्याकरण के विषय में हुआ हो, लेकिन उन सबको जब हम अनुवाद से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि अनुवाद भी भाषा के अंतर्गत ही आने वाला एक अनुशासन है, इसको हम भाषा विज्ञान की एक शाखा के रूप में ही देखते हैं। तो मित्रों, ये जो अनुवाद की परंपरा है, ये हमारे यहाँ संस्कृत से होती हुई और मध्यकाल तक आते आते तो
संस्कृत के बहुत सारे नाटकों के अनुवाद हुए, मालती माधव का अनुवाद हुआ, और जो लोकप्रिय नाटक थे उनके ब्रजभाषा में अनुवाद हुए, काव्य रचनाओं के अनुवाद हुए, राजा महाराजाओं की अभिरुचियाँ थीं, जैसे दारा शिकोह ने बहुत अनुवाद किए, पर्शियन से हिंदी में बहुत अनुवाद हुए, हम देख सकते हैं। तो इस तरह से संस्कृत से, पर्शियन से, लैटिन से तमाम अनुवादों की एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ मिलती है। तो मित्रों, अगर हम हिंदी में आकर अनुवादों के रूपों को देखें तो वो टीका के रूप में भी अनुवाद हुए, व्याख्या के रूप में भी अनुवाद हुए, लेकिन वो व्यावसायिक दृष्टि से नहीं हुए, वो जनहित, लोकहित या सामाजिक अपेक्षा के रूप में अनुवादों को स्वीकार किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो हिंदी गद्य के विकास के साथ साथ अनुवादों का ये प्रचलन युद्ध स्तर पर हिंदी में आ गया। अगर रीतिकाल के कवियों की बात करें, भक्तिकाल के कवियों की बात करें, तो एक नहीं अनेक कवि हैं जिन्होंने, जैसे मध्यकाल का जो कृष्ण काव्य है, मध्यकाल का जो राम काव्य है, उसमें बहुत कुछ संस्कृत के कृष्ण काव्य और राम काव्य का प्रभाव है। वो प्रभाव कहीं कहीं तो इतना अधिक है कि विशुद्ध अनुवाद लगता है, और कहीं कहीं कवि की अपनी रचनात्मकता और मौलिकता उसमें शामिल हो जाती है। तो इस तरह से हम हिंदी में अनुवाद की जो परंपरा है, 18वीं शती में राम प्रसाद निरंजनी का एक नाम हमें मिलता है, जिसमें भाषा योग वशिष्ठ का उल्लेख है। वो भाषा योग वशिष्ठ जो है उसमें अनुवाद की भी चर्चा हुई है, और ये परंपरा आगे बढ़ती गई है। इसके बाद हम आधुनिक काल तक जब आते हैं, जब हम देखते हैं कि औद्योगिकरण बढ़ रहा था, आधुनिकीकरण बढ़ रहा था, सड़कें बन रही थीं, वाहन परिवहन व्यवस्था मजबूत हो रही थी, विक्टोरिया युग था, तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसका प्रभाव भाषा पर, साहित्य पर और अनुवाद पर पड़ने लगा था। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद की परंपरा इसी युग में आई थी। इस पूरी व्यवस्था को, जैसे साहित्य में हम अगर आधुनिक काल को विभक्त करते हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के रूप में बांटते हैं, या प्रसाद युग, प्रसाद पूर्व युग और प्रसादोत्तर युग, इस रूप में भी हम चर्चा करते हैं। तो अनुवाद को भी हम इसी तरह से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और रामचंद्र शुक्ल युग और फिर शुक्लोत्तर युग, ऐसे भी बांट सकते हैं, और भी बहुत आधार हो सकते हैं। हालांकि अनुवाद करते हुए परंपरा की दृष्टि से अभी इस तरह का विभाजन कोई बहुत मान्य विभाजन नहीं हुआ, लेकिन हम उस पर विचार कर सकते हैं। और फिर इसके बाद न केवल अंग्रेजी से अनुवादों की यह परंपरा पुख्ता हुई, मजबूत हुई, बल्कि फिर अन्य भारतीय भाषाओं से, जैसे बंगला से, मराठी से, गुजराती से, तमिल से, तेलुगु से हिंदी में, और हिंदी से इन भाषाओं में अनुवाद की ये परंपरा, यह भी चल निकली। इस तरह से ये परंपरा केवल कविता तक सीमित नहीं रही, यह परंपरा कहानियों में, उपन्यासों में, निबंधों में और फिर नाटकों में भी आ गई, फिर आत्मकथाओं में, जीवनियों में, संस्मरणों में भी आ गई, फिर रिपोर्टाजों में भी आ गई, और फिर आलोचना के क्षेत्र में भी आ गई। बहुत सारे आलोचना के श्रेष्ठ जो निबंध हैं पाश्चात्य लेखकों के, उनके हिंदी में अनुवाद होने लगे, और जो हिंदी में आलोचना है उसका अंग्रेजी में और फिर दूसरी भाषाओं में अनुवाद होने लगा। तो ये परंपरा भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ती चली गई। और अगर हम लगभग 150 साल का इतिहास देखें, यानी 1850 के आसपास, ईस्वी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से अगर हम गिनना शुरू करें तो 150 साल और 15, लगभग 165 साल की ये परंपरा जो आधुनिक साहित्य में अनुवाद को पुख्ता बनाती है, ये बड़ी मजबूत परंपरा है। इसका एक सशक्त प्रमाण ये है कि अब तो मशीन से भी अनुवाद होने लगा है। अब तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी इस दिशा में काम किया है, और हम अपने मोबाइल तक में अनुवाद करने की सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की स्थितियां बन गई हैं। तो शुरू में हम देखें कि जो इंग्लिश के पादरी लोग थे, उनका योगदान भारत में, क्योंकि अंग्रेज़ हम पर काबिज थे, और उन दिनों में अनुवाद करने और कराने की परंपरा, जैसा कि अकबर के ज़माने में, फिर उसके बाद से फिर औरंगज़ेब के ज़माने में दारा शिकोह आदि की बात हम करते हैं, ऐसे बहुत सारे अनुवादकों ने जो काम किया था, वो धीरे धीरे विलियम केरे ने
न्यू टेस्टामेंट का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित कराया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, न्यू टेस्टामेंट को हिंदी में भी लाया गया। और उत्तर प्रदेश में आगरा के अंतर्गत एक स्कूल बुक सोसाइटी का श्री गणेश हुआ, आरंभ हुई, जो 1894 में इंग्लैंड के इतिहास का और प्राचीन इतिहास का कथासार, इसको इस रूप में उन्होंने अनुवाद कराया, यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, और उसको एक कथासार के रूप में अनुवाद कराया गया। और कथासार नाम से जब ये आया तो हिंदी जगत में इसका स्वागत हुआ। और इस समय में बहुत सारे समाज सुधारक हमारे थे, राजा राम मोहन राय थे, ईश्वरचंद थे और बहुत सारे, उन्होंने भी फिर जो वैदांतिक साहित्य, वेद आदि ग्रंथ हैं, उनके सूत्रों का भाष्य करने की परंपरा को सशक्त किया। और वैदिक औपनिषदिक साहित्य, फिर आर्य समाज के आने पर ये परंपरा और मजबूत हो गई। इस तरह से हिंदी अनुवाद जगत में धीरे धीरे एक क्रांति सी आने लगी। हितोपदेश के अनुवाद खूब हुए, बहुत सारे हुए, अलग अलग लोगों ने अनुवाद किए, है ना। प्राचीन कहानियों के, नीति संदेशों के, नैतिक कथनों के, सूक्तियों के, इनके सब के बहुत अच्छे अनुवाद हमें मिलने लगे। और राजा लक्ष्मण सिंह ने तो भारतेंदु युग में कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का बहुत ही पोइटिकल, बड़ा सुंदर अनुवाद किया, जिसका आज भी हम स्वागत करते हैं। वो अनुवाद एक साहित्यिक अभिरुचि का अनुवाद है, उसका उल्लेख भी हम करते हैं, बल्कि बहुत जगहों पर तो पाठ्यक्रमों में उसका शिक्षण और प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो वह भी एक अच्छा अनुवाद है। भारतेंदु युग में अनुवाद की यह परंपरा मल्टी डायमेंशनल हो गई, बहुआयामी हो गई। अब कविता के साथ साथ उपन्यासों के अनुवाद होने लगे, नाटकों के अनुवाद होने लगे, निबंधों के अनुवाद होने लगे, और इसी तरह ज्ञान विज्ञान की रचनाओं के अनुवादों पर बल दिया जाने लगा। भारतेंदु ने तो यहाँ तक कहा कि अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है, हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक ख्वारी है। भारतेंदु तो बार बार अनुवाद करने की प्रेरणा देते हैं। उनका जो भाषा चिंतन है उसमें स्वभाषा के विकास और अनुवाद के विकास, वो कहते हैं भाषा को समृद्धि, संपन्नता और अपडेशन कैसे मिलेगा, अद्यतन कैसे होगी, जब उसमें देश की और विदेशों की अनेक भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद होगा तो हमारा विकास चौमुखी बहुमुखी तभी हो पाएगा। इस तरह अनुवाद अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, मराठी भाषाओं, इनके नाटकों के परस्पर अनुवाद की एक परंपरा मजबूत हो गई, यानी इन भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से उन भाषाओं में अनुवाद का प्रमाण भी मिलने लगा। स्वयं भारतेंदु एक बहुत अच्छे अनुवादक थे, कवि भी थे, गद्यकार भी थे, नाटककार भी थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाओं का सृजन किया। ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों पर आधिकारिक ज्ञान था और अनेक भाषाएं जानते थे। उन्होंने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का बड़ा सुंदर अनुवाद किया, बहुत पॉपुलर अनुवाद किया दुर्लभ बंधु के नाम से। हरिश्चंद्र ने बहुत सारे नाटकों के अनुवाद किए जो धीरे धीरे प्रकाश में आए, लोकप्रिय हुए और लोगों ने उनका स्वागत भी किया। इस तरह से लाला श्रीनिवास दास और जो उस समय गद्य भाषा के या खड़ी बोली के आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इस भाषा आंदोलन को कैसे मजबूत बनाया, ऐसे लोगों में लाला श्रीनिवास दास, तोताराम, बाबू रामकृष्ण वर्मा आदि बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं। इंशाअल्लाह खां, इन्होंने भाषा के साथ साथ अनुवाद की लोक स्वीकृति पर बल दिया। द्विवेदी युग तक आते आते भारतेंदु के बाद हम देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका ने एक क्रांतिकारी काम किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस दिशा में बहुत रचनात्मक पहल की, लोगों को प्रेरित किया और कहा कि अब पारंपरिक विषय छोड़कर, श्रृंगार आदि, भक्ति आदि, शास्त्र आदि को छोड़कर समकालीन समसामयिक जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, समाज सुधार के आंदोलन हैं, उनसे जुड़कर और इसी तरह के विषय दूसरी भाषाओं में, वैश्विक भाषाओं में जो उपलब्ध हैं, उनको हमें अपनी रचनाओं में लाना चाहिए। उनसे प्रभाव भी ग्रहण करें, प्रेरणा भी ग्रहण करें, उनका अनुवाद भी करें। तो अनुवाद की यह परंपरा द्विवेदी युग तक आते आते बड़ी मजबूत हो गई। हम देख सकते हैं कि गोपीनाथ पुरोहित ने शेक्सपियर के रोमियो जूलियट का अनुवाद किया, और ये जो अनुवाद था रोमियो जूलियट का, इसका शीर्षक उन्होंने प्रेम लीला रखा। अब रचना का नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, ये अनुवाद में एक अलग तरह के चिंतन का विषय है, लेकिन ये अनुवादक पर निर्भर करता है कि उसे क्या लगता है। उसने हिंदी पाठक जगत में प्रेम लीला शीर्षक रखकर रोमियो जूलियट का अनुवाद किया
क्योंकि वो चाहते थे कि रोमियो जूलियट कहने से हिंदी में हो सकता है हिंदी जगत के पाठक आकर्षित ना हों, उसके लिए पठनीयता उतनी ना मिले, लेकिन प्रेम लीला कहने से वो उसको ज़्यादा लोकप्रिय बना पाएंगे। तो ये एक सिद्धांत है अनुवादक का, वो अपनी दृष्टि से इस पर विचार करता है। इसी तरह से हम देखें कि पंडित मथुरा प्रसाद चौधरी ने भी शेक्सपियर के मैकबेथ का अनुवाद किया, हैमलेट का अनुवाद किया, जिसको उन्होंने साहसेंद्र साहस और जयंत नाम से हिंदी जगत को अनुदित रूप में दिया। तो ये जो अनुवाद की परंपरा है ये द्विवेदी युग में भी प्रबल हो गई। फिर श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी की बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद किया और वो हिंदी में जब प्रकाशित हुई तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। गोल्डस्मिथ के ट्रैवलर्स का पथिक नाम से उन्होंने बड़ा सुंदर अनुवाद किया, शांत पथिक के रूप में उसको हम पढ़ते भी हैं। इसी तरह डेजर्ट विलेज का और हेरमिट का बहुत सारे ऐसे अनुवाद हैं जो हम देख सकते हैं कि श्रीधर पाठक ने बहुत मन लगाकर उजड्डग्राम और एकांतवासी योगी शीर्षक से हिंदी में बड़े लोकप्रिय हुए। तो ये परंपरा द्विवेदी युग में बहुत मुखर हो गई, सशक्त हो गई और अनेक जो ज्ञात अज्ञात अनुवादक हैं वो हिंदी जगत में आने लगे। मैथिलीशरण गुप्त ने, हरिवंश राय बच्चन ने इस दिशा में शेक्सपियर के अनुवाद किए, अन्य रचनाओं के अनुवाद किए। गुप्त जी बच्चन ने तो फिट्जराल्ड के माध्यम से रुबाइयात उमर खय्याम का बड़ा सुंदर अनुवाद किया और रांगे राघव फिर उसके बाद अनुवाद की परंपरा में बड़े शेक्सपियर के अनुवाद करने वालों में आ गए। ऐसे शेक्सपियर के अनुवाद तो बहुत लोगों ने किए, छायावादी कवियों ने बहुत अनुवाद किए। हम देख सकते हैं कि ये जो अनुवाद की परंपरा है ये इतनी प्रबल हो गई हिंदी में आते आते कि इसके बाद का जो युग है, यानी छायावाद के जो बाद का युग है या आज़ादी के जो बाद का युग है, उसमें तो अनुवाद युद्ध स्तर पर होने लगा और अनुवादकों में फिर अज्ञे भी शामिल हो गए, फिर धर्मवीर भारती भी शामिल हो गए, फिर निर्मल वर्मा भी शामिल हो गए और फिर इसी तरह से पत्र पत्रिकाओं ने इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम करना शुरू कर दिया। अनुवाद पत्रिका इस क्षेत्र में आ गई और लगभग 64 के आसपास इसका प्रारंभ हुआ और भारतीय अनुवाद परिषद ने एक पहली पत्रिका अनुवाद के शीर्षक से बायलिंगुअल दोनों भाषाओं में प्रारंभ कर दी। फिर धीरे धीरे अन्य जो पत्रिकाएं थी उनमें भी अनुदित रचनाएं, कविताएं अनुदित छपने लगी, कहानियां छपने लगी, अनुवादकों के परिचय छपने लगे, फिर अनुदित रचनाओं के परिचय छपने लगे। ये परंपरा धीरे धीरे शुरू हुई। तो यह साहित्य से होती मीडिया में आ गई, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी से अनुवाद जुड़ गया, चाहे रेडियो हो, टीवी हो और चाहे मुद्रित माध्यम हो, उनमें सब चीज़ें अनुवाद से आने लगी। फिर न्यूज़ एजेंसियां जो थीं वो जब विश्व से खबरें आमंत्रित करने लगी तो उन्होंने भी अनुवाद को युद्ध स्तर पर अपना लिया। इस तरह अनुवाद धीरे धीरे फिर साहित्य से गैर साहित्यिक विषयों में या अन्य विषयों में जाने लगा। प्रशासन में जब हमने संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया तो बायलिंगुअलिज्म के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में भी कर दिए, तो प्रशासन में भी अनुवाद आ गया। इस तरह प्रशासनिक दुनिया में अनुवाद आया और फिर उसके साथ साथ ज्ञान विज्ञान में अनुवाद आ गया, फिर टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में अनुवाद आ गया और इस तरह से अनुवाद धीरे धीरे हमारी शैक्षिक जगत में आ गया। हम उच्च शिक्षा में उसको ले आए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में ले आए, फिर हमारी पाठ्यपुस्तकों के साथ संदर्भ ग्रंथों के अनुवाद होने लगे, फिर विधि के क्षेत्र में अनुवाद आ गया, फिर चिकित्सा के क्षेत्र में। इस तरह मित्रों अनुवाद की ये दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और आज तो हम देख सकते हैं कि चाहे बात विज्ञापन की हो, चाहे बात सिनेमा की हो, वो सब अनुवाद आधारित हो गए। बिना अनुवाद के इन क्षेत्रों के विकास की परिकल्पना भी अब नहीं है और अनुवाद लगातार आगे बढ़ रहा है और इसकी लोक स्वीकृति बढ़ रही है। इसलिए भारतीय अनुवाद परंपरा भी आज अपने आप में एक सुदीर्घ इतिहास के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होती है। तो आज इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन का। मित्रों, हम यही चाहेंगे अगर आपके कोई भी सुझाव हों, प्रतिक्रियाएं हों जो इस सीरीज़, इस लेक्चर के संबंध में है, तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारी मेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।